हेलो प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा सभी को नमस्कार। आज जो है मैं इस समय अपने क्लास 8 के बच्चों को जो हमारा एबीएस का जो काम चला हुआ था उसी के अंतर्गत हमने जो एटलीस्ट 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए थे बेटा, और हम जो है थर्ड चैप्टर पे हम अब जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर को हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो था कैसे, कब और कहाँ। सेकंड जो हमारा चैप्टर था वो था व्यापार से साम्राज्य तक। और इन दोनों चैप्टरों के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसमें जो है क्या क्या घटनाएं जो है घटित हुई। और जो पिछला जो चैप्टर था, जो पिछला लेसन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी 1600 ईस्वी में, वो किस प्रकार से एक वाणिज्यिक कंपनी थी, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। लेकिन इस कंपनी ने जो है यहाँ पे आके धीरे धीरे अपने पांव पसारे और अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करके हम भारतीयों के ऊपर जो है अपना शासन किया। लेकिन जो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यानी कि जब हम पिछला चैप्टर देखते हैं तो उसी की एक आगे कड़ी है कि जब व्यापार से जो है व्यापारिक कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो वहां पे क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में शासन करना जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज, बहुत बड़ी एक चुनौती जो है वहां पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास थी। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने अलग अलग प्रकार की नीतियां वहां पे इख्तियार की। और ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाने के लिए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र था और लोगों का जो सोशल जो रीति रिवाज थे और विशेषकर जो कृषि थी उसके ऊपर जो है किस प्रकार से नियंत्रण कर सके कंपनी, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अलग अलग प्रकार की नीतियों का वहां पर निर्माण किया। तो जब आप चैप्टर अपना बुक आप जरूर खोले, जब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ तो मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी बुक पे भी बाद में ध्यान दें कि जो आपकी जो बुक है चैप्टर नंबर 3, उसमें जो हमारा पहला जो फर्स्ट जो उसमें हेडिंग है वो है कंपनी दीवान बन गई। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अभी तक जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब उसके पास जो है दीवानी का अधिकार भी उसके पास आ गया। अब जो दीवान जो वर्ड है उसको समझना है। दीवान का मतलब हो गया, दीवानगी का मतलब हो गया कि अब जो है वो कंपनी जो है वो कर भी इकट्ठा कर सकती थी, यानी कि राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो अब कंपनी के हाथ में आ गया। और ये कब हुआ? ये घटना घटी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है कंपनी ने जो है बंगाल की दीवानी जो है उसने वहां पे हासिल कर ली। यानी कि बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार जो कंपनी के हाथ में आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दीवानी का अधिकार जो कंपनी के हाथ में आया तो उस अधिकार को लेने के बाद कंपनी के लिए जो पिछले दिनों जो मुश्किलें उसके लिए जो आ रही थी, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि यहाँ पे अपने खर्चों को निकालने के लिए कंपनी जो है ब्रिटेन से जो है पैसा मंगवा रही थी। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो वहां से आ रहे थे और फिर कंपनी अपना खर्चा निकाल रही थी। लेकिन जैसे ही बंगाल की दीवानी उसे मिली, उसके बाद सारे के सारे जो खर्चे थे, सारे के सारे जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खर्चे थे, सारे के सारे खर्चे जो है वो यहाँ पे बंगाल से जो राजस्व जो वसूल किया जा रहा था उससे जो है वो उनके पूरे हो गए। अब जो है इसमें हमारा
जो सेकंड जो इसमें हमारा हेडिंग है चैप्टर में, वो है कंपनी की आमदनी। अब जो कंपनी की आमदनी हमने देखा कि दीवानगी का अधिकार मिला, तो कंपनी की आमदनी जो है निश्चित रूप से राजस्व वसूली ही उसकी जो है आमदनी थी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी अ, हथकंडे जो है कंपनी ने अपनाए, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो आप सब बच्चों को ध्यान रखना है, और वो तथ्य ये है कि 1770 में बंगाल के अंदर जो एक भयंकर आकार बढ़ा। इन द सेंस कि एक तरफ जो है कंपनी ने उस समय दीवानगी का अधिकार हासिल कर लिया था, और दूसरी ओर जो है उसी समय जो है अकाल भी 1770 में बंगाल के अंदर बढ़ा, और जिसमें जो है 1 करोड़ लोगों की जो है उसमें जान गई। 1 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा होती है। इस समय जो है कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, तो ये वायरस भी जो एक महामारी का रूप ले चुका है। तो उस समय अकाल के कारण खाना नहीं मिला लोगों को खाने के लिए, इसलिए एक अकेले बंगाल के अंदर जो है वो 1 करोड़ लोगों की उस समय जाने गई। अब हमारा जो है इसमें अगली जो हेडिंग हमारी आती है वो है खेती में सुधार की जरूरत। अब जो है ग्रामीण क्षेत्र में अगर शासन करना था, तो खेती में जो है वो सुधार की जो है आवश्यकता वहां पे थी। अब खेती में सुधार के लिए कंपनी जो है हमेशा ये सोच रही थी कि अगर हमें खेती में सुधार करना है तो निश्चित रूप से फायदा हमारा होना चाहिए। वो किसानों के फायदे की बात जो है कम सोच रही थी, और अपने फायदे की जो बात थी वो इस समय कंपनी जो है ज्यादा सोच रही थी। इसी के तहत सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, 1793 ईस्वी में जो है वो स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया। अब स्थायी जो बंदोबस्त था, अब इसमें एक प्रश्न जो ये होता है कि किसने लागू किया। तो ध्यान रहे बच्चे सभी को कि जो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे, उन्होंने जो है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त जो है वो उन्होंने लागू किया। अब यहाँ पे जो है 3 प्रणालियों पे हम बात करेंगे जो खेती के सुधार से संबंधित थी। इसमें पहला है स्थायी बंदोबस्त, और हमारा इसमें दूसरा आ जाता है महलवारी व्यवस्था, और तीसरा हमारा आ जाता है रेतवारी व्यवस्था। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की हम बात करेंगे। अब स्थायी शब्द जैसे आप समझ रहे कि स्थायी शब्द क्या है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थायी का मतलब क्या है, कि जैसे मान के चलिए एक किसान का पास जो है ये एक जो है उसके पास खेत का एक टुकड़ा है। ओके, तो इस खेत के टुकड़े पे जो है हमेशा के लिए जो है राजस्व वसूली जो है वो हमेशा के लिए इससे इस एक किसान के इस खेत के टुकड़े से कितना कर वसूला जाना है, ये जो है एक लंबे समय के लिए इसको निश्चित किया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि राजाओं और तालुकदारों को जो है जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। आप इस बात को समझिए बेटा कि राजाओं और तालुकदार मतलब कि जो गांव में जो जिसको हम कहेंगे कि तालुक का जो एक जिसको हम जो है प्रधान कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, तो उन लोगों को जो है ये अधिकार दिया गया, उनको जमींदार माना गया, और उन जमींदारों को जो है किसानों से कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। उनको जमींदार माना गया, किसानों से जो है कर वसूली का अधिकार जो उनको दिया गया। और ये जो कर वसूली थी, इसमें जो है एक जो अंग्रेजों ने एक ऑर्डर जो एक फरमान दिया था कि इतना इतना कर आप जो है इतने समय के लिए जो वसूल करेंगे, तो वो जो निश्चित रूप से वो एक निश्चित था, स्थायी था, और उसके हिसाब से जो है राजाओं और तालुकदारों को जो है जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो उन्होंने उस हिसाब से जो है कर वहां पे वसूल करना था। लेकिन अब जो है इस व्यवस्था से कुछ समस्या पैदा हुई, और सबसे बड़ी जो समस्या जो अंग्रेजों ने भी देखा कि जिन राजाओं या तालुकदारों को जो है जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, उनको ये भी कहा गया था कि वो कृषि के विकास के लिए भी कुछ कार्य करें।
तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो राजा थे और तालुकदार थे वो सभी लोग जो है अपना फायदा इसमें देखने लगे और उन्होंने कृषि के विकास के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे ये जो समस्या पैदा हुई, इस समस्या से निजात पाना जो है जरूरी था। और बाद में लोग भी जो है इस व्यवस्था के अगेंस्ट खड़े हुए, इसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हमारे से जो है जिस किसान की जो है कम जमीन है या जिसके पास उपज ही कुछ नहीं हो रहा है तो उसको भी जो है कर देना पड़ रहा है। और कभी कभी बड़े बड़े महाजनों से जो है किसान इस कर राजस्व की वसूली के लिए कर इकट्ठा कर लेता था और उस कर को फिर जो है वो राजस्व के रूप में भुगतान करता था और वो महाजन जो है कई बार उसकी जमीन को ही पूरी हड़प लेता था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो राजा और तालुकदारों को जो है वो जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और एक स्थायी राजस्व वसूली का जो अधिकार उन लोगों को दिया गया। अब इसके बाद जो है आता है हमारा महलवारी। अब वाड़ी ना बोले इसको महलवारी। महलवारी जो व्यवस्था थी ये जो है महल जो शब्द है, महाल जो शब्द है इसमें क्या है, महल का मतलब यहाँ पे हमारा मतलब है मुखिया। यानी कि जैसे हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा कि वहां पे राजाओं और तालुकदारों को कर वसूली का अधिकार था, लेकिन महलवारी व्यवस्था में क्या था कि एक गांव या गांव के समूह को जो है यहाँ पे महल माना गया और वहां पे जो है कर वसूल करने का जो अधिकार है वहां पे एक गांव के मुखिया को दिया गया। यानी कि गांव का मुखिया जो है वहां पे कर की वसूली करेगा। और ये जो महलवारी जो व्यवस्था थी इससे जो है होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में इसको लागू किया था। तो महलवारी व्यवस्था के बारे में मालूम पड़ा कि महलवारी व्यवस्था जो है वो गांव या गांव के समूहों को मिला के जो है यहाँ पे महल जो है वो बना था और यहाँ पे जो है गांव के मुखिया को जो है यहाँ पे राजस्व वसूल करने का जो अधिकार जो यहाँ पे दिया गया था। और महलवारी व्यवस्था के बारे में एक विशेष चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि महलवारी व्यवस्था में ये जो व्यवस्था थी ये उत्तर भारत में, ये जो स्विफ्ट जो प्रांत है उस समय हम स्विफ्ट प्रांत जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो विशेषकर जो हमारा उत्तर भारत का जो एक हिस्सा था उस हिस्से में जो है इस महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद हमारा आता है रेतवारी व्यवस्था। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात है, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर रेत जो शब्द है, रेत का मतलब यहाँ पे किसान। तो रेतवारी व्यवस्था का मतलब है कि किसानों से संबंधित जो ये व्यवस्था थी। और इस रेतवारी व्यवस्था में क्या था, यहाँ पे जो है जहां हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा कि वहां पे राजाओं और तालुकदारों को जमींदार माना गया था और वही जो कर की वसूली कर रहे थे। महलवारी व्यवस्था में गांव का मुखिया जो है कर की वसूली कर रहा था। लेकिन रेतवारी व्यवस्था में जो है सीधा किसानों से जाके जो है कर वसूल किया जा रहा था। यानी कि अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है यहाँ पे हमारे जो राजा थे, तालुकदार थे और मुखिया सबको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था जो थी ये दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये जो है टॉमस मुनरो का नाम आपने सुना होगा। टॉमस मुनरो ने जो है इस व्यवस्था को जो है लागू किया। अब इसमें हमारा आगे जो आता है, अगली जो हेडिंग है उसमें आपके चैप्टर में वो है यूरोप के लिए फसलें। अब यूरोप के लिए जो फसलें थी उसमें जैसे आपको मालूम है कि यूरोपीय लोग जो है पहले जो है हमारे यहाँ पे जो गरम मसाले थे जैसे काली मिर्च, इलायची, तो इसका जो है वो आयात कर रहे थे यहाँ से हमारे चीजों को अपने उनके यूरोप के बाजारों में जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो एक नई प्रवृत्ति यहाँ पे उभरी है और ये जो नई प्रवृत्ति थी ये उन गरम मसालों से संबंधित नहीं थी।
ये जो नई प्रवृत्ति जो अंग्रेजों के अंदर आई थी वो थी उस समय जो है नील से संबंधित थी, नील की खेती से संबंधित, यानी कि नील की फसल को उगाने के लिए जो है वो भारत के किसानों को प्रेरित कर रही थी। तो यहाँ पे यूरोप के लिए फसलें का मतलब है कि यूरोप के लिए जो मुख्य जो फसलें जो हो सकती थी वो उस समय जो है अफीम और नील थी। अफीम और नील की खेती जो है मुख्यतः जो है अंग्रेज लोग चाहते थे कि मुख्यतः जो है अफीम और नील की खेती जो है भारतीय करे, ताकि नील का और अफीम का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और उसका आयात करके वो अपने यूरोप के बाजार में ले जा सके और वहां पे जो है उनको उससे काफी अच्छा मुनाफा हो। तो अगला जो हमारा है इसमें अगली हेडिंग जो हमारी आती है वो है भारतीय नील की मांग। भारतीय नील की मांग अब जो है क्या है, यहाँ पे आपने बेटा एक चीज का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो नील का जो पौधा है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे गर्म इलाके जो है वहां पे जो है ये पाया जाता है। तो उस जो भारतीय जो क्षेत्र था जैसे महाराष्ट्र वगैरह जो हमारा एरिया है, गुजरात हो गया, तो इन क्षेत्रों में जो है नील की फसल को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो बंगाल था, तो बंगाल के अंदर जो है नील की खेती को बढ़ावा दिया गया और इस नील की जो डिमांड थी वो निरंतर जो है यूरोप के बाजारों में बढ़ती जा रही थी। क्योंकि उस समय यूरोप के बाजारों में जो कपड़ा जो आता था उस कपड़े की रंगाई के लिए जो है यूरोप के बाजारों में एक जो दूसरा जो एक पौधा था बोड़ बोलते उस पौधे को, उसका यूज जो है रंगाई के लिए किया जा रहा था, लेकिन वो शीतोष्ण क्षेत्र में होता था तो इसलिए यूरोप में वो आसानी से मिल जाता था, लेकिन उससे उतनी अच्छी रंगाई नहीं होती थी। तो इसलिए नील का जो पौधा था उसकी उपज के लिए जो है अंग्रेजों ने काफी बढ़ावा दिया और भारतीय नील की जो मांग थी वो यूरोप के बाजारों में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई। अगली जो हमारी हेडिंग है इस चैप्टर के अंदर वो है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब जब यूरोप के बाजारों में भारतीय नील पहुंची तो निश्चित रूप से ये था कि वो लोग जो है इससे काफी आकर्षित हुए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नील की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है बंगाल के अंदर अलग अलग प्रकार की जो है वहां पे तरकीब उन्होंने जो है सुझाई। और यहाँ पे क्या था कि अगर हम देखते हैं एक आंकड़ा मेरे पास जो है उसमें यह है कि 1788 में जो है जो ब्रिटेन में जो नील जो आयात हो रहा था उसमें भारतीय नील का हिस्सा जो है 30% था, लेकिन 1810 तक पहुंचते ब्रिटेन के बाजार में जो है भारतीय नील की हिस्सेदारी थी वो 95% हो गई। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये नील जो था वो यूरोप के बाजारों में भारतीय नील जो है वो दस्तक दे चुका था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस नील की खेती ने किस प्रकार से भारतीय किसानों को, भारतीय जो किसान थे उनका जीना जो है बड़ा दुश्वार हो गया था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो बाकी सारी फसलों को अवॉइड करके, बाकी सारी फसलों को नकार करके सिर्फ और सिर्फ नील की फसल को उगाने पर ही जोर दे रहे थे। लेकिन जैसा हमने सबने पढ़ा है कि नील का जो पौधा था वो क्या करता था कि जहां पे वो उगता था उस खेत से बहुत ज्यादा उसको जो है वहां पे खाद की और उर्वरक की आवश्यकता होती थी। और जितनी भी उसमें जो है खेत के अंदर जितनी भी उसमें पोटाश वगैरह या जितना उसके अंदर जो है हम कहेंगे कि एक पौधे को सही रूप से तैयार करने में जो उसकी जो क्षमता होती है जमीन की, उस क्षमता को पूरी की पूरी जो है सोख लेता था और उसके बाद जो दूसरी फसल उगाना जो उसमें जो है बड़ा ही मुश्किल होता था। तो भारतीय जो किसान थे वो नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें, इसलिए जो है
इस नील की खेती के अगेंस्ट जो है बहुत सारे विद्रोह भी जो है हमें देखने को मिले। और लास्ट में हम देखते हैं कि जब एक नील आयोग की स्थापना हुई तो उस नील आयोग ने अपना सुझाव दिया कि ये जो खेती जो किसान कर रहे हैं ये किसानों के लिए फायदे की चीज नहीं है। किसानों को जो उन्होंने पिछले दिनों जो दस्तखत किए सरकार के साथ उस अवधि तक आप नील उगाए, और अगर उसके बाद जो है आप किसान नील नहीं उगाना चाहते हैं तो आप मत उगाए। तो इसके बाद जो है बंगाल से ये जो है निकल गया, नील थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और बिहार में जाके जो है फिर अंग्रेजों ने इसको बढ़ाना शुरू किया। और हम देखते हैं कि बिहार में जो चंपारण नामक जो जगह थी वहां पे 1917 के अंदर वहां के किसानों ने यानी कि चंपारण के किसानों ने गांधी जी को चंपारण बुलाया, बिहार में बुलाया, और महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण बिहार से ही वो नील के जो किसान थे उनके साथ जो है वहां पे शुरू हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी इस नील की खेती के अगेंस्ट जो है विरोध में। तो यहाँ पे इतना यही सब कुछ बेटा हमारा इस लेक्चर के अंदर है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना योग्य बहुत जरूरी बात है कि हमें एक तो ये देखना है इस चैप्टर के अंदर कि जो नील की जो खेती है उसके भारतीयों के लिए उसके क्या फायदे हुए, क्या उसके जो नुकसान थे, और अंग्रेज जो है क्यों चाहते थे कि भारतीय जो है नील उगाए। और यहाँ पे एक और चीज जो निकल के सामने आ रही है वो हमारी है कि कृषि से संबंधित जो अलग अलग जो पॉलिसीज जो सुधार यहाँ पे अंग्रेजों ने किए, जिसमें स्थायी बंदोबस्त है और हमारा नहर वाली व्यवस्था, रेत वाली व्यवस्था है, इन चीजों को भी आपको जो है समझने की जरूरत है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को सारे के सारे चैप्टर को पहले रीड करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आंसर मैंने जो है आपको लिख के मैं भेज रहा हूँ, उनके उत्तर आप जो है तलाश करें अपने पुस्तक के अंदर और लिखे उसको अपने फेयर कॉपी पे लिखे। फेयर कॉपी पे लिखने के बाद उसको आपने जो है फिर अपलोड करना है इस 8th क्लास के जो ग्रुप में आपने उसको दोबारा ऐड करना है। फिर मैं इनको चेक करूंगा और चेक करने के बाद और एक बात और ध्यान रखें, सभी बच्चे दूसरे से कनेक्ट रहें। अगर कोई बच्चा जो है किसी कारणवश जो किसी सिग्नल की प्रॉब्लम या किसी और कारणवश से जो है नहीं जुड़ पाया है तो उस बच्चे को भी आप संपर्क करें कि ये होमवर्क जो है हमें इस दिन जो है मिला है, और आप एक दूसरे से संपर्क में रहें। और ग्रुप के अंदर हर एक बच्चा एक्टिव होना चाहिए। आप अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगाएं, हर दिन आके आप कुछ ना कुछ हेलो हाय कुछ तो वहाँ पे बोल के जाएं ताकि हमें पता चले कि आप जो है ग्रुप के अंदर एक्टिव हैं। तो सभी अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको पढ़ाई में मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।